बल तथा दाब पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बड़ी मजा आएगी और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहली चीज हमारी है बल। तो सबसे पहले मैं आपको बल बताने जा रहा हूं, बल क्या होता है। याद रखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी गतिमान अवस्था में स्थित वस्तु को स्थिर अवस्था में तथा स्थिर अवस्था में स्थित वस्तु को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। देखिए, सबसे पहले ये एक मेरा बोर्ड है, डस्टर है। देखिए, इसको हम ये स्थिर अवस्था में है। जब हम इस पे बल लगाते हैं तो बल लगा के ये डस्टर गतिमान अवस्था में आ जाता है। और यदि यही डस्टर इस तरफ को चलता चला आ रहा है, हम ऐसे रोक लेते हैं तो ये डस्टर वापस से अपनी स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो बल क्या होता है? बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है या खिंचाव है जो गतिमान अवस्था में स्थित वस्तु को स्थिर अवस्था में या स्थिर अवस्था में स्थित वस्तु को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। देखिए, इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है, प्रयत्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, समझिए। हम अगर इस बॉल को धक्का लगाते हैं तो ये बॉल कहीं पे भी विस्थापित नहीं होती। ये बॉल स्थिर अवस्था में है और ये स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है। तो क्या हम इस दीवार को पर बल नहीं लगाते धक्का देने के लिए? हम बल लगाते हैं। और ये क्या करती है दीवार, मतलब हम जब बल लगाते हैं तो दीवार को विस्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि अगर विस्थापित नहीं हो रही है तो हम बल नहीं लगा रहे हैं। अगर हम बल लगा रहे हैं, वस्तु अगर विस्थापित नहीं हो रही है तो भी कहा जाता है कि लाने का प्रयत्न करता है, यानी उसको विस्थापित करने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रयत्न वर्ड का बहुत बड़ा यूज है। याद रखिएगा, विस्थापन हमेशा कार्य पे निर्भर करता है, बल पे नहीं। वो जब मैं कार्य और ऊर्जा चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि विस्थापन का क्या मतलब होता है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई। बल में धक्का या खिंचाव है जो गतिमान अवस्था में स्थित वस्तु को स्थिर अवस्था में और स्थिर अवस्था में स्थित वस्तु को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। ठीक, अब देखिए, बल दो प्रकार के होते हैं। अब बल के प्रकार देखिए, अभी हम समझते हैं। पहला है संतुलित बल, और दूसरा होता है हमारा असंतुलित बल। देखिए, संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल वह बल होता है, तो इस परिभाषा को हम इस तरीके से समझते हैं, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करे परंतु परिणामी बल शून्य हो, इस प्रकार के बल को हम संतुलित बल बोलते हैं। मतलब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य तो कर रहे हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, यानी परिणामी बल क्या आ रहा है? शून्य। तो उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित बल। देखिए, संतुलित बल
यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करें, परंतु परिणामी बल का मान शून्य हो, तो इस प्रकार वस्तुओं पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आप लोग दो लोग हैं, कोई दरवाजे के एक लोग उस तरफ खड़े हैं और दरवाजे के एक लोग इस तरफ खड़े हैं। दोनों लोग एक लोग दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रहा और दूसरा व्यक्ति दरवाजे को बंद रखने का प्रयास कर रहा। अगर किसी वजह से दोनों के बल समान हो जाए और दरवाजा किसी भी दिशा में मूवमेंट ना करे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी परिणामी बल क्या निकल रहा, शून्य। इस प्रकार लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल। ठीक है, दरवाजे को एक लोग बहुत ताकत से खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरा लोग बहुत ताकत से बंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ना दरवाजा खुल रहा है ना दरवाजा बंद हो रहा है, दरवाजा एक ही तरफ रुका हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा। तो इस प्रकार के बल को हम कौन सा बल बोलते हैं, संतुलित बल, क्योंकि इसमें परिणामी बल हमेशा कैसा होता है, शून्य। अब इसी में अगर हम असंतुलित बल समझा दें आपको, तो देखिए क्या होता है, हम संतुलित के आगे केवल आ लगा देते हैं। देखिए ये मैंने आ लगा दिया, तो बल कौन सा हो गया, असंतुलित बल। परिभाषा सेम, यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करे परंतु परिणामी बल का मान शून्य ना हो। अब देखिए, अब हमने अपनी तरफ से क्या लगा दिया, इस प्रकार वस्तुओं पर लगने वाले बल को कौन सा बल बोलते हैं, असंतुलित बल। देखिए इससे एक परिभाषा से ही दो याद हो जाएंगी कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करे परंतु परिणामी बल का मान शून्य ना हो, इस प्रकार लगने वाले बल को असंतुलित बल बोलते हैं। जैसे आप देखिएगा, और रस्सा कसी का एक गेम होता है, चार लोग उस तरफ से रस्सी को खींचते हैं, चार लोग इस तरफ से रस्सी को खींचते हैं। देखिएगा जिनके बलों में पावर ज्यादा होती है, जिनके पास ताकत ज्यादा होती है, तो सारे दूसरे पार्ट वाले इस तरफ चले आते हैं। तो इससे क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स शून्य नहीं होता है, यानी परिणामी बल शून्य नहीं होता है। हमको पता चल जाता है कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हारी। फिर से एक बार एग्जांपल को ध्यान दीजिए कि एक रस्सी खींचने वाला गेम हो, एक तरफ टीम ए के 3 प्लेयर हो, एक तरफ टीम बी के 3 प्लेयर हो। सारे प्लेयर मिलके अपनी अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं कि जिससे दूसरी टीम दूसरे के पाले में आ जाए। अगर किसी वजह से ए टीम इतना ज्यादा फोर्स लगा दे कि बी टीम के सारे प्लेयर ए टीम के पास चले आए, इसका मतलब बी टीम विनर हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं कि परिणामी बल का मान शून्य ना होना, मतलब एक ना एक कोई रिजल्ट हमारा आ जाना। तो इस प्रकार के बल को हम कौन सा बल बोलते हैं, असंतुलित बल। अब इसके बाद तीसरी चीज देखिए, हमारी होती है जड़त्व। जड़त्व तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी जब कोई वस्तु अपने ऊपर लगाए गए बल का विरोध करती है तो वस्तु का ये गुण जड़त्व कहलाता है। याद रखिएगा, हर व्यक्ति या हर वस्तु को अपने ऊपर किए गए परिवर्तन का विरोध करना होता है। हम ही लोग हैं, चाहे आप लोग हो, आप लोग चाहते हो आप लोग ना पढ़ो, हम लोग फोर्स करते हैं पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो ये क्या करते हैं, हम आप लोगों को फोर्स करते हैं कि आप लोग पढ़िए। फिर आप लोगों को भी लगता है यार मार्क्स लाना है तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है कि हम लोग किसी भी चीज को करने के लिए जब फोर्स करते हैं और आप लोग उसको विरोध करते हो, इस प्रकार की क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व देखिए, जब कोई वस्तु
कोई वस्तु अपने ऊपर लगाए गए बल के कारण उस बल का विरोध करती है, तो वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। देखिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस अवस्था में है सदैव उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है यानी स्थिर अवस्था में है, तो सदैव वो विरामावस्था यानी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई आउटर फोर्स यानी बाह्य बल ना लगाया जाए। वैसे ही कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई आउटर फोर्स ना लगाया जाए। अब देखिए, हमको अगर स्टैंड में साइकिल खड़ी होती है, हमें उसे अगर उतारना होता है तो हमें ताकत लगानी पड़ती। क्यों? क्योंकि जब साइकिल खड़ी है तो साइकिल का ये गुण होता है कि वो चाहती है हम हमेशा खड़े रहें, हमको कोई इधर से उधर हिलाए ना, परंतु उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें उसे धक्का देना पड़ता है। वैसे ही जब साइकिल गति करती तो सदैव वो चाहती है कि हम गति करते रहे, हमें रोका ना जाए। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? ब्रेक लगाना पड़ता है। और ब्रेक लगाने के लिए भी हमको बल लगाना पड़ता है, यानी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए जड़त्व को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। याद रखिए, जड़त्व को सबसे पहले बारे में बताया गया कि जड़त्व हमारा दो प्रकार होता है। एक विरामदार जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। अब देखिए, विराम का जड़त्व के बारे में हम आपको बताएं। विराम का जड़त्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह सदैव विरामावस्था में ही रहना चाहती है। जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाए। ऐसे ही अगर आपको दूसरा गति का जड़त्व के बारे में बताया जाए तो गति के जड़त्व के बारे में क्या होगा? यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो सदैव गतिमान अवस्था में ही रहना चाहिए। जब तक कि
कोई वह बल ना लगाया जाए, बल ना लगाया जाए। तो स्टूडेंट मैंने आज आपको सारी डेफिनेशंस बताई हैं, केवल मात्रक मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं। कल मैं आपको मात्रक बताऊंगा कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूटन किस तरीके से होता है। दाब का मात्रक तो अभी मैंने दाब पढ़ाया नहीं, जब मैं दाब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी आपको मैंने जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनको ध्यान से पढ़िए और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। आगे चल के कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।